से अनंतनाग के गुडौल से पहली खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुडौल, कोकरनाग, अनंतनाग में ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। इलाके की घेराबंदी भी लगातार जारी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन इसके बाद चलाए जाने की उम्मीद है। इससे पहले लगातार इस ऑपरेशन के तहत जो हाइडआउट है मिलिटेंटों का या दहशतगर्दों का, उस हाइडआउट पर लगातार हमले हुए हैं, बॉम्बिंग हुई है और उस हाइडआउट को लगातार जो है नेस्तनाबूद करने की कोशिश होती रही। अनंतनाग के गुडौल में, जो कोकरनाग में है, गुडौल में ये ऑपरेशन की खबर है, जहां आज ऑपरेशन 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। इलाके की घेराबंदी भी लगातार जारी है। तो अनंतनाग जिले के कोकरनाग गुडौल इलाके में लगातार जो फौजी अभियान है उसे जारी रखा हुआ है और इस अभियान के तहत वहां पर जो शिकंजा है वो उसे लगातार कसा जा रहा है और जो दहशतगर्दों की कमीनगाह है या उनकी जो हाइडआउट हो सकती है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उस पर बॉम्बिंग हो रही है, फायरिंग भी हो रहे हैं और इस तरह से आज ये ऑपरेशन 7वें दिन में दाखिल हो गया है। दरअसल तमाम तरह की एहतियात के साथ ये कोशिश है कि जो वहां दहशतगर्द छुपे हैं उन्हें कोई भी ऐसा मौका न मिले कि वो उस इलाके से कहीं दूर चले जाएं, कहीं भाग सकें। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, ये जो ऑपरेशन है गुडौल का वो आज 7वें दिन में दाखिल हो गया है। ये जाहिर है कि ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन इस लंबे ऑपरेशन के पीछे किस तरह की हिकमत अमली है और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि आज 7 रोज हो गए, यानी कि 1 हफ्ता हो गया लगातार इस एनकाउंटर को या इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये 90s में इस तरह के एनकाउंटर्स देखे जा चुके हैं और आखिरी एनकाउंटर ऐसा बोला जा रहा है कि 1995 में हुआ और उसके बाद ये जो है सबसे ज्यादा जो है पहला लंबा खींचने वाला एनकाउंटर है जो 1995 की अगर हम बात करेंगे। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि एक ज्वाइंट मैकेनिज्म पहले ही अपनाया गया था, क्योंकि एक चैलेंज बन गया था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जब इब्तिदा में ही इसमें जो है 3 बहादुर अफसरों की जानें जो है वो चली गई और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंज पैदा हो गया। एक तो ये टफ ऑपरेशन था, वो हाइड आउट उस जगह पे लोकेट है जहां पर पहुंचना जो था काफी मुश्किल था और जोखिम भरा था और इस वजह से जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स पर ध्यान दिया गया, SOP पर ध्यान दिया गया और सिक्योरिटी फोर्स को आला क़यादत की जानिब से ये हिदायत मिली कि पहले जो है जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाना है और मज़ीद जो जानी नुकसान है वो ना उठाया जाए और उसके बाद जो है ऑपरेशन को भी कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और हमने देखा कि लगातार हम 7 रोज से इस ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं और पहले रोज से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो स्ट्रेटजी अपनाई तो उसके मुताबिक जो है एक तो सारा जो इलाका है वो पहले ही कॉर्डन ऑफ था और उसके बाद ये कोशिश की गई कि जो वहां पर मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ठिकाने का पता लगाना था। और जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि आला जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी मदद ली गई तो उसकी मदद से ही जो स्पेसिफिक टारगेट था, जो हाइड आउट था, उसको लोकेट किया गया और उसके बाद लगातार जो बॉम्बार्डमेंट्स है उस पर की गई, बॉम्बिंग्स की गई और ये देखा गया कि लगातार जो वहां पर मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि जिस तरह से 2 दिन कबल जो है हमने देखा कि लगातार जो ड्रोन की अगर हम बात करेंगे वो यहाँ पर किया गया और उसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि किस नौयत का बॉम्बिंग्स की गई और जिसके बाद जो हाइड आउट जो है उसको बस्ट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हो गए। अब जो बड़ा चैलेंज है कि एरिया को किस तरह से सैनिटाइज किया जाए और हाइड आउट में किस तरह से दाखिल किया जाए हो जाए और उसके बाद जो है इस हाइड आउट को बस्ट करने के बाद आमतौर पर देखा जा रहा है कि अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पेशकदमी करेंगे तो क्या उनके लिए ये महफूज हो सकता है, उनके लिए जो कोई खतरा तो पैदा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पहले जो एरिया है उसको सैनिटाइज करना पड़ रहा है और लगातार हमने कल दिन में देखा कि वक्फे से गोलियों की आवाजें भी सुनी गई और बम ब्लास्ट की एक्सप्लोजन की आवाजें भी सुनी गई और ये बताया गया कि जो आसपास हाइड आउट के जो है अनएक्सप्लोडेड शेल्स
थी, तो उसको पहले जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। और जो ही ये एरिया सैनिटाइज होगा और ये बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि फिर जो हाइड आउट में दाखिल होगी सिक्योरिटी फोर्सेज और वहां ये देखा जाएगा कि क्या कोई मिलिटेंट वहां पे हलाक हुआ है, क्या किसी मिलिटेंट ने वहां पर जो है उसकी बॉडी मिली है, ये और सारा कुछ जो है वो देखा जाएगा। और ये जिस तरह से सूत्रों की बात करेंगे तो कल एक और बॉडी वहां से रिट्रीव हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि जो मिसिंग सोल्जर एक था तो उसकी बॉडी हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 7वें रोज भी ये अहम ऑपरेशन जारी है और हम आपको फिर वो व्यू दिखाना चाहेंगे जो ये पीर पंजाल रेंज पहाड़ी रेंज है और वहां पर वो हाइड आउट लोकेट किया गया और उस हाइड आउट की तरफ जो पेशकदमी है सिक्योरिटी फोर्सेज की वो लगातार जारी है और इसके लिए जो कमांडोज की खिदमत है वो लगातार तलब की जा रही है। कमांडोज को आगे भेजा जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इसमें साथ दे रहा है। और साथ ही साथ अगर इस फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स है उनको बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है और एक जो 3 टायर कॉर्डन हम कह सकते हैं इसके इर्द गिर्द जो है इस फॉरेस्ट एरिया के जंगलों के इर्द गिर्द वो कायम किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर मिलिटेंट मौजूद है या फरार होने की कोशिश में है तो उनको फरार न होने दिया जाए, उनको वहीं पे काबू किया जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये बात देखने वाली होगी कि आज जो 7वें रोज में ये ऑपरेशन दाखिल हुआ है, क्या आज ये ऑपरेशन कंक्लूड होगा या मजीद इसमें वक्त दरकार होगा। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि 3 दिन से लगातार ये हम कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कोई बयान सामने आए, लेकिन बयान भी कोई सामने नहीं आ रहा है। तो इस हवाले से ये कहना कबलज वक्त होगा कि जो डेथ टोल है इस ऑपरेशन में वो कितना है या जो मिलिटेंट मारे गए हैं कितने मारे गए हैं या मिलिटेंट जो है वो अलाइव है या उन्होंने राह फरार अख्तियार की है। तो ये कहना कबलज वक्त होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि कोई बयान सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सामने ना आए। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये जो ऑपरेशन है वो 7वें दिन में दाखिल हो गया है। जो मूवमेंट है आपने खुद महसूस किया होगा, जो मिलिट्री व्हीकल्स का जो आना जाना है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी जो है ये जो संजीदा किस्म की और काफी गंभीर जो है तौर तरीके के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बस एक ही जो फाइनल एम है, जैसा मुदस्सिर बता रहे थे कि किसी भी सूरत में दहशतगर्द अगर वहां पर हैं, वो मौजूद हैं, तो वो यहां से राह फरार अख्तियार न कर पाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS। राहुल, नहीं विंग्स। धर्मशाला के मकलोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सामने आया है। मृतक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है। वो अपने 4 साथियों के साथ वाटरफॉल के नाले में नहाने गया था। ऊना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गगरेट में नशे के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। यहां पुलिस ने 210 पेटी अवैध शराब और 25,000 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद करने में सफलता हासिल की है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। हिमाचल के लिए शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर PM विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला। प्रियंका के दौरे को लेकर भी कांग्रेस पर खड़े किए सवाल। कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर साधा निशाना।
पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो स्टेशन का किया उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो में भी किया सफर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है न्यूज 18 जेकेएस पे। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में रतोचा गांव की दीपा कुमारी 2 सप्ताह से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, जिसमें पीड़िता दीपा कुमारी अपने पति के साथ एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा के दरबार भी पहुंची और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता दीपा कुमारी ने बताया कि 7 सितंबर को जब वो अपने खेत में घास काटकर वापस आ रही थी तो गांव के रोशनलाल, वेलीराम, सुनीता देवी, पार्वती देवी और पिंकी ने उसके साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। वो करीब 3 घंटों उनके आंगन में बंधी रही। पुलिस ने उसे आकर छुड़वाया लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसने 7 सितंबर को पुलिस चौकी जारी में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। पुलिस बार बार मेडिकल करवा रही है, ऐसे में उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने पीड़िता दीपा कुमारी को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये मामला जो है इस महिला के साथ उत्पीड़न का है, जैसा कि इस महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे 3 घंटों तक उन्होंने बंधक बना कर रखा और उसके बाद अब वो जब बार बार वो थाने जा रही हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुमारी है, मैं रुतोचा से रहने वाली हूँ। सर मेरे साथ जैसे 7 तारीख को एक झगड़ा हुआ है, जैसे मेरे को बांध के रखा था उन्होंने, जैसे मेरे को मार पीट भी की और मेरे साथ बदतमीजी भी की सर। तो जैसे मैंने उसका केस जारी के उसमें लिखवाया था तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मैं आज 7 तारीख का वो हुआ था, आज 18 तारीख है आज सर, तो मेडिकल करवाया था हमने सर, उसमें भी फिर लेट कर रहे हैं, जैसे मेडिकल दोबारा करवा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा कि मेरे साथ जैसे जो किया है ना उसका मेरे को न्याय चाहिए। इस मामले में जो एफआईआर है वो ऑलरेडी पुलिस द्वारा दर्ज की जा चुकी है, लेकिन जो उन्होंने आज हमें चीज़ें बताई हैं, जो भी इंसिडेंट्स और जो भी उनकी कंप्लेंट है उन्होंने आज हमें बताई है और हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका करवाया गया था, पर जैसा इन्होंने अभी मुझे बताया कि उनको दोबारा से रिपोर्ट लेने के लिए एक बार दोबारा आरएच कुल्लू में बुलाया गया है, तो अभी वो मेडिकल करवाने गए हैं। उसके बाद जैसे भी वो आएंगे और हमारे जो पुलिस के कर्मी साथ आएंगे तो हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर तुलसी। तुलसी, ये पूरा मामला दरअसल है क्या, और अगर उस महिला को जिसका कहना है कि उसे प्रताड़ित किया गया है, अगर उसे उसकी जुबान में ये कहा जाए कि इंसाफ नहीं मिल रहा है और सही से उसके मामले की छानबीन नहीं हो रही है, तो क्या है पूरी कहानी? जी विशाल, देखिए जिस तरह से ये कुल्लू जिला की बात करें तो ये आपसी जो है जमीनी विवाद का मामला है, लेकिन जिस तरह से जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं कि उसको जो है 3 घंटे तक बंधक बनाया गया और उसके बाद हालांकि पंचायत प्रतिनिधि भी वहां पर आए थे तब भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा है और उसके बाद जब पुलिस आई है तो तब छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कुल्लू जिला की बात करें तो आए दिन जो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह से महिला ये कह रही है कि अब तक उसको जो है बार बार मेडिकल करवाया जा रहा है और उसके बाद जिस तरह से उसको हरास किया जा रहा है। तो इस मामले में अब ये मामला अब एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा तक पहुंचा है, तो उम्मीद ये है कि
कहीं ना कहीं महिला को जो है अब न्याय मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन महिला का साफ तौर पर ये कहना है कि उसकी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर जो है जो कब्जा करने की कोशिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, और जिस तरह से जो चीजें हुई है वो अपने आप में शर्मसार करती है। क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें जो है वो आम जो है वो हो रही है। जी तुलसी, मेरा एक सवाल है, आप वहाँ ज़मीनी हालात से वाकिफ हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ तो हमें दर्शकों के लिए जानकारी दीजिए कि आखिर इस महिला के साथ प्रताड़ना होती है, इसे दूसरे के आंगन में 3 घंटों तक बांध कर रखा जाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है, और जब ये थाने पहुंचती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं, तो जो दूसरा पक्ष है उसके खिलाफ अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 5-6 दिन गुजर गए, तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए विशाल, जिस तरह से अगर बात करें तो लगभग ये 11-12 दिन गुजर गए इस हादसे को। जिस तरह से महिला बता रही कि 7 तारीख की घटना थी जब उसके साथ जो है इस तरह की चीजें वहां पर हुई थी, और उसके बाद अगर बात करें तो वो पुलिस पर भी आरोप लगा रही कि पुलिस कर्मियों के द्वारा भी जो है बार बार मेडिकल करवाया जा रहा है, और हालांकि उसको बार बार हरास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें और पुलिस के द्वारा भी जो है वो कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ जो है पुलिस के भी जो है वो उसकी फेवर में जो कार्य है वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। तो अब जिस तरह से पूरे मामले को आपने इशारा बहुत कुछ बता दिया है तुलसी, आपका शुक्रिया। उम्मीद करनी चाहिए कि एसपी के पास चूंकि अब यह मामला पहुंचा है तो शायद इसमें जो है तेजी आए और महिला को इंसाफ मिलता नजर आए। आगे बढ़ेंगे। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। इससे पहले पुराने संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने फोटो सेशन होगा। सेंट्रल हॉल के विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा। और फरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। फरा, हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का दिन किस तरह से इस में देखा जाएगा संसदीय प्रणाली के क्षेत्र में, चूंकि आज एक तरफ पुराने संसद से को अलविदा कहना है और नए संसद भवन में जाने की तैयारी है, तो किस तरह क्या क्या कार्यक्रम आज होना है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से 5 दिवसीय संसद विशेष सत्र जो रखा गया है उसके बाद से हर किसी के मन में यही है कि कौन से वो अहम बिल हैं जो पास किए जाएंगे। और आज सारी महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, सबके लिए बात की जाए, तो जैसे ही नए संसद भवन की बात हो रही है तो एक नए बिल की जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से है, और वो ये है कि महिला आरक्षण बिल की जो बात जो 2010 से पारित है और 2000 लंबित है काफी समय से, तो साफ तौर पर इसको जो है वो पास किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये माना गया और इसके बाद ये भी माना गया है कि जितनी भी देश भर की महिलाएं हैं वो पीएम को धन्यवाद करने आएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें तो ये जो बिल है वो काफी समय से लंबित है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अभी हम देखें तो लोकसभा में और अगर राज्यसभा में बात की जाए तो महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है वो 15% और 14% है, लेकिन आरक्षण के बाद ये 33% जो है वो हो जाएगी। तो काफी लिहाजे से खास है। देखिए, जैसे मैंने कहा, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि नया संसद भवन है, नए बिल पेश होने हैं, तमाम विशेष बिल पास होंगे, लेकिन ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बुधवार तक जिस महिला आरक्षण बिल की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी निगाहें सब टिकी हुई और जो महिलाओं के लिए क्योंकि काफी होगा, क्योंकि देखिए इससे हमें समझना होगा कि महिला आरक्षण बिल आने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो बदल जाएंगी। तो देखिए 33% आरक्षण मिलेगा जो 15 साल तक आरक्षित किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसटी और एससी उनको भी जो है वो आरक्षण दिया जाएगा।
और जो आगामी चुनाव हैं उससे भी रूपरेखा जो है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। तो सबकी निगाहें जो हैं वो इसी तरीके से टिकी हुई हैं और आज का जो दिन है वो काफी अहम माना जा रहा है। देखिए कल से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन आज नए हमने जिस तरीके से देखा कि पुराने संसद भवन में तमाम ऐतिहासिक बिल देखे गए हैं, तमाम चीजें जो हैं वो ऐतिहासिक क्षण बनी है, लेकिन अब नए संसद भवन नए बिल्स की बात हो रही है तो साफ तौर से कि ये जो विशेष सत्र है वो इसीलिए ही बुलाया गया है कि तमाम विशेष जो बिल हैं की भी अगर बात की जाए तो जब से महिला आरक्षण बिल की बात सामने आई है तो विपक्ष के भी कहीं ना कहीं तंज देखने को मिले हैं। राजनीति पूरी जोरों शोरों पर है। कांग्रेस का कहीं कहना है कि ये तो राजनीति भी जो है वो पूरी तरीके से साफ देखने को मिल रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो ये सत्र है ये काफी खास होने वाला है। जी बिल्कुल, ये बेहद रोमांचक बहुत ही खास होगा और खास दिन, खास कार्यक्रम, कई फोटो सेशंस वगैरह भी होंगे और साथ ही साथ ये जो बिल की जो आपने बात की ये भी काफी अहम होगा ये देखना। और मुझे लगता है कि इस विषय पर अपोजिशन जो है, चूंकि जैसा आपने पहले ही बताया कि एक हाउस से ये पास हो चुका था लेकिन दूसरे में ये मामला अभी रुका हुआ था, तो अब देखना होगा कि आगे ये कैसे इस पर आगे बात बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के बाद एक और अहम खबर आपको दे दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है, मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये खबर सूत्रों के हवाले से है कि पार्लियामेंट में आज ये बिल पेश हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट के हवाले से खबर है कि कैबिनेट ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मोदी कैबिनेट की मिल चुकी है। ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है और अभी फराह भी हमें जो बताया थी तो उस पर ये चर्चा हो रही थी। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। सरकार की तरफ से एक साहसिक और न्यायपूर्ण कदम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आश्चर्यचकित करेंगे और लोगों को एक सही दिशा की ओर ले जाएंगे। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन अपने आप में एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारी माताओं बहनों के लिए भी अच्छा समय है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक जबरदस्त फैसला लिया है जिसके अंदर 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिला है। पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर आज महिलाएं और खासकर पूरे देश की महिलाएं जो है आज लॉ मेकर्स बनेंगी और खासकर ये तोहफा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उससे महिला सशक्त होंगी और खासकर जो महिलाओं के लिए लॉज हैं वो महिला स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के बनाएंगी। तो ये अब आगे किस तरह से संसद में इस पर मुहर लगती है और कैसे ये वाकई जो सपना है काफी लंबे अरसे से लंबित है, ये सपना साकार होता है, इस पर देखना होगा, अहम होगा। आज बहुत कुछ होना है, चूंकि आज नए संसद में ये कार्यक्रम भी होगा और पुराने संसद में भी कुछ कार्यक्रम अहम होने हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमें दें इजाजत, लेकिन न्यूज 18 जे के लिस्ट में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।